रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है, तो हम कहते हैं जी 700 में चले जाएं। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए। यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है किसी भी तरह की, ना मॉडिफाइड ओपिनियन है ना कोई और अदर मॉडिफिकेशन है। कैम डालने से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होती क्योंकि वो अनमोडिफाइड रिपोर्ट के ऑलरेडी उसमें 14 पॉइंट्स के अंदर कवर हो रही है स्पेशल एरिया में। ओके, मैं अपनी स्टैंडर्ड को ज़रा साथ साथ थोड़ा लेके चलूँगी ताकि हमें क्लियरली डिफरेंस भी समझ आता रहे कि इन 3 स्टैंडर्ड्स में मेजरली फ़र्क क्या है। 705, 706 और 701। पहले 701 पे आते हैं जिसका नेम है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन एन ऑडिट रिपोर्ट। कैम जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक ऑडिटर से है, तो आपने इसके सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर लेना है कैम के नेम से। ऑडिट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रिपोर्ट में आपने एक पैराग्राफ ऐड करना है की ऑडिट मैटर्स के नेम से। इसका मतलब कैम जो है वो शेयर होल्डर्स तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ रिपोर्ट में आप डाल रहे हैं वो आप चूँकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो आप शेयर होल्डर्स तक ये मैटर्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 705 है कि मॉडिफिकेशन टू ऑडिट ओपिनियन। एंड 706 है जी एम्फसिस मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। चले, जब हमने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना है तो वो आपको कुछ सिनेरियो बताता है कि ओपिनियन मॉडिफाई हर केस में नहीं होगी। 2 ही सिचुएशन है जिसमें ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है, दैट इज़ अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड किया गया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, एविडेंस प्रोवाइड किया, वहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तरीकाकार ठीक नहीं है, एविडेंस से पता चला, ऑडिट करके पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है? डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, ये भी इसको कह सकते हैं। एंड देन आप आते हैं जी जिसको कहते हैं inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। ठीक है, जिसको हम आपकी स्कोप में काफ़ी चीज़ों को ऑडिट करना था लेकिन आपको डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया, आपकी स्कोप को लिमिट करने की कोशिश की गई। वो कोई भी वजूहत हो सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है या किसी भी और वजह से, वो देखेंगे। अच्छा जी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा कि 3 तरह से हो सकती है और स्कोप लिमिटेशन भी 3 तरह से हो सकती है। वो सिनेरियोज देखने लगे हैं हम, उसमें उसने कहा जी पॉसिबल सिनेरियोज आपको बता देते हैं। पहला है जी कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो एंटिटी लगा रही है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी कि आपको IFRS कहता है कि आपने इन्वेंट्री को जब वैल्यू करना है तो आपको मेथड बता देता हूँ, FIFO है, वेटेड एवरेज है, ठीक है। एक लाइफो होता है जो कि मैं आपको कहूँगा कि उसे आप इस्तेमाल मत करें, लेकिन अगर आप लाइफो लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट नहीं है। देखा, अकाउंटिंग पॉलिसी तो ठीक है लेकिन आपने उसकी एप्लीकेशन गलत की हुई है। एप्लीकेशन से मुराद जी उसे या तो
उसको तरीकाकार सही नहीं लगाया तो आपने फाइफो या वेटेड एवरेज ही है, लेकिन या तो उसे सही अप्लाई नहीं कर रहे और या फिर उसे आप कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि जी 2017 में तो फाइफो लगाया, 2018 आया तो मेथड चेंज करके वेटेड एवरेज पे आ गए, 2019 में फिर आए तो जी नहीं 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 फाइफो ठीक है, फिर फाइफो पे आ गए, 2020 में आए जी फिर वेटेड एवरेज पे आ गए। तो यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप शेयर होल्डर्स के साथ क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल जर्मनी की कभी फिगर वेटेड एवरेज पे कर रहे हैं, कभी फाइफो पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेथड चेंज करने से इन्वेंट्री की जो वैल्यू है उसमें तो फ़र्क आएगा। तो वो जब फ़र्क आएगा तो आप बार बार फिर एक्सप्लेन करते रहेंगे, हर साल पिछली फिगर को रीस्टेट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी चेंज करते जा रहे हैं रोज़ रोज़, तो ये फिर कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आप अप्लाई सही नहीं कर रहे। तो तीसरा उसने कहा कि डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, एवरी डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो IFRS कहता है कि आपने देना है, वो मिस करेंगे आप तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और हर डिस्क्लोजर बाय नेचर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल ही होता है, अगर वो मटेरियल ना होता तो क्यों IFRS कहता कि इसको डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और डिस्क्लोजर इसमें भी रिलेटेड उसने 3 बताए, या तो आपने सारे के सारे डिस्क्लोजर नहीं दिए, कुछ इनकम्प्लीट हैं, ठीक है, सारे नहीं दिए, कुछ मिस कर दिए, या फिर आपने दिए तो हैं लेकिन एज पर IFRS नहीं दिए। IFRS ने कहा कि जी आप 5 चीज़ें फॉर एग्जांपल डिस्क्लोज करनी है, आप उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं और बाकी 3 चीज़ों का जिक्र ही नहीं कर रहा है। जैसे रिलेटेड पार्टी के बारे में उसने कहा रिलेटेड पार्टी के जो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है उसका डिस्क्लोजर दें, प्लस जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी नेचर भी बताएं। आप फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप नहीं बताते लेकिन ट्रांजेक्शन की अमाउंट बता देते हैं, तो ये भी एज पर IFRS नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हम इन सब में जो भी चीज़ें हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आती है, मैनेजमेंट से कहते हैं जिसे ठीक कीजिए, मैनेजमेंट के पास यही ऑप्शन होती है या तो ठीक कर ले, तो हम 700 वाली रिपोर्ट देते हैं, और अगर ठीक नहीं करती तो फिर डिसएग्रीमेंट आ गया, तो कहाँ अब आप 705 के अंदर आ जाए, जहाँ पे भी मैनेजमेंट के साथ कोई मसले मसाइल आएंगे, मैनेजमेंट आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करती, मैनेजमेंट स्कोप लिमिट करती है, मैनेजमेंट किसी भी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने की कोशिश नहीं करती, हम उसे कहते हैं लेकिन वो मना करती है, इनकार करती है, तो हम भी अपनी फिर ओपिनियन पे आ जाएंगे। ये जो 705 है ना, ये एक तरह की मैनेजमेंट को सजा है। 701 706 ये सजाएं नहीं है, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर। तो जो सजा है, जो हम बार बार अपने सवाल जब करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैनेजमेंट ने अगर डिसएग्री किया, मैनेजमेंट ने अगर इनकार किया, तो हम इम्प्लीकेशन लेंगे ऑन द ऑडिट, इम्प्लीकेशन लेंगे ऑन द रिपोर्ट। तो वो हम 705 की अक्सर बात कर रहे होते हैं, या तो डेटा ना दिया या डिसएग्रीमेंट किया, तो हम भी फिर हमारे पास भी एक हथियार है कि हम ये अपनी ओपिनियन को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। और अच्छा, ये करने के बाद फिर कहा जी स्कोप लिमिटेशन किस तरह से हो सकती है, या तो मैनेजमेंट आपको डेटा देने से इनकार कर दे, या मैनेजमेंट आपको इस काबिल न छोड़े कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सके। हम ऑडिट कर रहे हैं रिलेटेड पार्टीज का, तो रिलेटेड पार्टी में हमने सारा ऑडिट कर लिया, सारा डेटा उसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन बीच में उसने ऑब्वियसली एक पार्टी भी छुपा ली, हमने बाद में वो भी आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब एंड पे उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब उससे इनकार कर रहे। अब सारा स्टैंडर्ड जहाँ कंप्लाई कर लिया, हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दे, लेकिन वो देने से इनकार कर रही है, तो हम फिर देखेंगे कि जी ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि स्टैंडर्ड ने आपसे रिक्वायर्ड किया है कि ऑडिटर ने इन एनी केस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे तो इन एनी केस लेनी ही लेनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट इनकार कर दे तो दैट इज अ स्कोप लिमिटेशन, हमारा ऑडिट कंप्लीट नहीं होने दे रही। हमारे ऑडिट में ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक एविडेंस के तौर पे वर्क करता है, तो हमारा एविडेंस जो है वो हमें नहीं दे रही, क्योंकि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। सफिशिएंट फिर शायद नहीं हो सकेगा, सफिशिएंट रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी, और क्वालिटी आती है जी वो एविडेंस कितना रेलिवेंट है और वो एविडेंस कितना रिलायबल है। ये कंप्लीट जो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये हम जो 500 पढ़ेंगे अपना ऑडिट एविडेंस पे, तो वहाँ पे भी हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एनीवे फिर उसने कहा जी कुछ ऐसे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर का वर्क, या फिर
उसकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग जो है वही कुछ ऐसी है कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल सकता। जिसमें हमने एक एग्जांपल ली थी, 30 जून पे स्टॉक काउंट होना होता है, ऑडिट अपनी टीम भेजती है, ऑडिट टीम, तो जाके जी स्टॉक काउंट करके आइए। लेकिन होता क्या है कि ऑडिटर्स आपकी तो अपॉइंटमेंट ही 30 जून के बाद हुई हो, तो इसका मतलब इस डेट पे हमने स्टॉक काउंट नहीं किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर हम काम नहीं कर सके तो उसके लिए हम देखें कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स हैं। अगर वो भी नहीं लग पा रहे, मतलब वर्किंग बैक करके देख लें कि हमें किसी तरह कोई एविडेंस मिल सके। अगर नहीं मिलता तो हाँ, हम कहेंगे कि अब स्कोप लिमिट हो गई है। अगरचे मैनेजमेंट ने नहीं की लेकिन हमें अभी भी एविडेंस नहीं मिला, तो फिर हम आगे फर्दर इफेक्ट देखेंगे। और तीसरा क्या था जी, अच्छा इनके बाद वो कहता है ये जब आपकी डिसएग्रीमेंट आ जाते हैं और ये आपकी स्कोप लिमिट हो जाती है, इसका आगे फर्दर इफेक्ट देखिए। अगर तो इफेक्ट इसमें स्टेटमेंट का मटेरियल है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और लिखेंगे कि इन ओवर ओपिनियन, जिस मैटर पे आपको इख्तलाफ है, जिस मैटर पे आपको डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट से, तो आप बेसिस फॉर ओपिनियन में तो सारी इसकी वजूहत लिखेंगे जी, आप क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दे रहे हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आप बाकायदा बताएंगे कि इस मैटर के अलावा, क्योंकि इस मैटर पे डिसएग्रीमेंट है, इस मैटर के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम लिख देंगे जी क्वालिफाइड ओपिनियन जब आप देंगे कि इस मैटर के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर हम देखेंगे कि अगर उसका इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। परवेसिव की उसकी डेफिनेशन आपको बताता है कि एक ऐसा मैटर है जी, ऐसा डिसएग्रीमेंट आ गया जिसका पूरी तकरीबन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही इफेक्ट आ रहा है, वो एक सिंगल आइटम पे जो है वो महदूद नहीं है, तो हम कहते हैं कि मटेरियल और परवेसिव इफेक्ट आ चुका है। तो अब हमारी ओपिनियन सिर्फ क्वालिफाइड नहीं बल्कि एडवर्स होगी, बुरी तरह की ओपिनियन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसमें हम क्वालिफाइड में ये तो कह रहे थे कि सिर्फ इस मैटर के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है। यहाँ पे कह रहे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ठीक नहीं बनी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उस मैटर का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा परवेसिव है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हम कहते हैं कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमारे लिए अब बेकार है, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट है भरी भरी। जब आप स्कोप लिमिटेशन पे आते हैं तो उसमें भी वो कहता है जी, जो आपको बताता है कि अगेन आप जिस चीज़ का ऑडिट नहीं कर सके, जिस पर आपको एविडेंस नहीं मिला, तो देखें उस का इफेक्ट कितना है, मटेरियल है या मटेरियल है परवेसिव है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल ली थी क्वालिफाइड में कि हमारे पास 100 मिलियन की इन्वेंट्री थी, जिसमें से 15 मिलियन की इन्वेंट्री तकरीबन उन्होंने इसके ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसी गलत अप्लाई की हुई थी। तो आपके पास एक बेंचमार्क होगा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप हम अभी के लिए फॉर आप सवालों में इस तरह कर लें कि आप 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके तो आप अपनी मटीरियलिटी निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कहेंगे कि ये 15 मिलियन जो है ये मटीरियल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि 100 मिलियन की इन्वेंट्री में 15 मिलियन की इन्वेंट्री मटीरियल ही होती है, नज़र आ रहा है। तो 15 मिलियन की इन्वेंट्री पे डिसएग्रीमेंट आया तो मटीरियल, लेकिन अगर कहा 100 मिलियन की इन्वेंट्री जिसमें 85 मिलियन की इन्वेंट्री पे आपने गलत ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है, मैनेजमेंट से कह भी रहे हैं कि जिसे ठीक कर ले, मैनेजमेंट तैयार ही नहीं है, फिर हम कहते हैं कि हम आ जाते हैं क्योंकि ये 85 मिलियन की इन्वेंट्री अब सिर्फ 85 मिलियन की नहीं है, अब हम सिर्फ बाकी 15 मिलियन की इन्वेंट्री नहीं देखेंगे कि जी वो ठीक बनी है, ठीक रिकॉर्ड हुई है। हम कहेंगे पूरी तकरीबन 85 मिलियन की इन्वेंट्री इज मटीरियल एंड परवेसिव, ठीक है। तो ये एक सिंगल आइटम तो ज़रूर है, लेकिन ये काफ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी जो है इस पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जी ये मटेरियल और परवेसिव इफेक्ट है, तो आप यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की इन्वेंट्री है जिस पे 15 मिलियन की इन्वेंट्री पे आपको कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया, कहा जी हमारे रिकॉर्ड्स तबाह हो गए हैं, हमारी जो लिस्टिंग है स्टॉक की वो तबाह हो गई है, फ्लड आ गया था, तो बाकी जो डेटा है उससे पहले का हमने रिकॉर्ड किया वो उससे एविडेंस मिल जाता है, लेकिन ये 15 मिलियन की इन्वेंट्री पे हम आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते
कितना स्टॉक पड़ा है, क्या है, इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी और डिटेल काम है, हम अभी तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप 15 मिलियन की इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर सके क्योंकि आपको एविडेंस ही नहीं मिला। इसी तरह अगर आप 100 मिलियन की इन्वेंट्री में से कहें 85 मिलियन की इन्वेंट्री पे आपको कोई एविडेंस ही नहीं मिला, तो इसका मतलब स्कोप लिमिट हो गई आपकी। तो यहाँ पे आप अगेन क्वालिफाइड जब आप आएगा मटेरियल में, आपने हमेशा क्वालिफाइड ही ओपिनियन देनी होती है। और यहाँ पे भी, अब वहाँ पे आपने लिखा था जी एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो आपने डिस्क्राइब किया उसके पॉसिबल इफेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उससे कितने इफेक्ट्स आएंगे। अगर आप उसका ऑडिट करते तो आपको पता लग जाता। अब आप कहते उसका पॉसिबल इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, जो भी हैं हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, रैंडम वर्किंग कर लिया है, तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स के जो भी हैं, बाकी फाइनेंशियल जजमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, जैसे में से आपने कहा जी इस पे पूरे पे ही आपको कोई वेरिफिकेशन आप नहीं कर सके, तो आप कह देते हैं जी डिस्क्लेमर। लेकिन हमने कहा था कि डिस्क्लेमर के फौरन नहीं आ जाना आपने, आप देखते हैं किसी तरह कि मैनेजमेंट से कहें जी कि किसी तरह हमें एविडेंस प्रोवाइड कर लें। मैनेजमेंट कहती है हमारी तरफ से तो साफ इनकार है, हम तो किसी तरह से भी काबिल ही नहीं है आपको एविडेंस प्रोवाइड कर सकें। तो फिर ऑडिटर कहता है कि मैं अब क्या करूं। ऑडिटर डिस्कस कर लिया, उसने 2 चार्ज विद गवर्नेंस के साथ भी कुछ डिस्कस कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता, उसको एविडेंस मिल ही नहीं सकता। अब वो उसे कहते हैं कि जी आप ऐसा कीजिए, आप विड्रॉ करने की कोशिश करें। और विड्रॉ करने के लिए आप देखें कि क्या ये आपके लिए पॉसिबल है और प्रैक्टिकेबल है। पॉसिबल के लिए आपको लॉ बताएगा, अगर आपको अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं बाय लॉ या रेगुलेशन बाय कमीशन बाय हायर अथॉरिटी, आपको लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकेबल फॉर एग्जांपल आप ऑडिट की बिल्कुल एंड वाली स्टेज पे पहुंच गए, बाकी सारी चीज़ों को ऑडिट कर चुके हैं, एंड पे तकरीबन पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है आप तकरीबन 90% ऑडिट कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकेबल नहीं है आपके लिए कि आप ऑडिट को छोड़ दें। इस केस में फिर विड्रॉ करना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मैं अब डिस्क्लेमर की तरफ आता हूँ, डिस्क्लेमर अब दे देते हैं। लेकिन ये जो विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते, ये हम 705 के तहत, 706 के तहत बता देंगे अपने अदर मैटर पैराग्राफ में कि हम विड्रॉ क्यों नहीं कर सकते। 705 यहाँ पे खत्म हो गया। अब आ जाती हूँ जी मैं कैम पे, की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स ऐसे मैटर्स हैं जी जिसका ताल्लुक, मैंने आपको बताया था कि जी कोई ओपिनियन मॉडिफाई करने से नहीं है और ना ही रिपोर्ट मॉडिफिकेशन से है। बस की ऑडिट मैटर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर पे रिगार्डिंग व्हाट, कि जी आप ऑडिट करें तो आप की ऑडिट मैटर ढूंढने की कोशिश करें। तो आपकी नज़र में बड़े ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आप कहते हैं कि जी ये शेयर होल्डर्स को पता होने चाहिए। की ऑडिट मैटर्स, क्या हमें तो नहीं पता की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं। अजी की ऑडिट मैटर्स में हम आपको बता देते हैं 4 कंडीशन होनी चाहिए। वो 4 कंडीशन क्या है जी, सबसे पहले तो ये एक रिजॉल्व्ड मैटर होना चाहिए, इस पे किसी की तरह का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है कि आप ये कहें, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें राइज होगी तो फिर 705 में जाएगा वो मैटर 701 के अंदर नहीं आ सकता। की ऑडिट मैटर्स के लिए की ऑडिट मैटर होना के लिए ज़रूरी है कि ये मैटर रिजॉल्व हुआ हो। इसका मतलब इसके ऊपर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, जैसे आपने कहा अमेंडमेंट कर लें, मैनेजमेंट ने कर ली। अब आपकी नज़र में ये एक जो मैटर है ये इतना सिग्निफिकेंट है, आप कहते हैं कि जी ऑल्दो डिस्क्लोज कर लिया, चलो अकाउंट फॉर भी कर लिया, लेकिन ये शेयर होल्डर्स तक पहुंचना चाहिए, उनको बताना चाहिए। इसके अलावा उसने कहा जी कि ये रिलेटिंग टू करंट पीरियड होना चाहिए, ये ड्यूरिंग द पीरियड जो होने वाले मामला हैं उसमें से कोई मैटर होना चाहिए। और चौथा उसने कहा जी ऑलरेडी आपने चार्ज विद गवर्नेंस, ये 4 कंडीशन पूरी होंगी तो ये कैम हो सकता है, अदरवाइज फिर ये कैम नहीं है, करंट पीरियड से नहीं है, सिग्निफिकेंट ही नहीं है, रिजॉल्व मैटर नहीं है, कम्युनिकेटेड नहीं है टू दो चार्ज गवर्नेंस, पे ये की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता।
अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी की ऑडिट मैटर हमें पता चल गया। बता दें कि हर कंपनी ने करने का नहीं, हर कंपनी को ज़रूरी नहीं है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ ये ज़रूरी है। उसे अपनी ऑडिटर जा रहे हैं लिस्टेड कंपनी की ऑडिट पे, तो उसे हर साल देखना पड़ेगा कि ऑडिट मैटर है, उसकी जिम्मेदारी है। कैम जिम्मेदारी है, उसने ढूंढना है। लिस्टेड कंपनी एक रिस्की एरिया है, रिस्की जो है वो ऑडिट है, क्योंकि बहुत सारी रेगुलेशंस कंप्लाई करनी होती हैं लिस्टेड कंपनी ने। तो कहा कि फॉर श्योर लिस्टेड कंपनी में कोई ना कोई की ऑडिट मैटर ज़रूर होता है, तो आपने ज़रूर उसको मेंशन करना है। फिर कहा कि लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि ऑडिटर जब इस कंपनी की ऑडिट पर जाएगा तो वो कैम पेश करेगा अपनी रिपोर्ट में। तो ये कह लीजिए रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन है, ठीक है। फिर कहा कि चलें लिस्टेड भी नहीं है, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन भी नहीं है। अब हो ये रहा है कि ऑडिटर की जजमेंट में वो कंपनी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है, ठीक है। वो कंपनी ऐसी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है। तो इसका मतलब ऑडिटर को लगता है कि जी इसके अंदर कोई ना कोई की ऑडिट मैटर ज़रूर निकलेगा, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। ऑडिटर की जजमेंट में ऑडिटर खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं इस कंपनी की रिपोर्ट में जब भी दिया करूँगा मैं कैम दिया करूँगा, की ऑडिट मैटर दिया करूँगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लेता है, तो उसे फिर ऑब्वियसली ये जब एक बार वो कर लेगा तो फिर ये उसकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी। ये 3 तरह की कंपनीज में कैम देना होता है। इसके अलावा और किसी कंपनी पे कैम अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैम ज़रूर ही इंक्लूड करे, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया किस पे एप्लीकेबल है, कैम होता क्या है। डेटा दोज रिजॉल्व मैटर जो which in auditors judgment are significant and relating to the audit of the financial statement of current period and already communicated to those charged with governance। एप्लीकेबिलिटी भी देख ली। अब ऑडिटर साहब चूंकि नए नए हैं, उन्हें कैम अभी पहली दफ़ा लगाने लगे हैं, तो ऑडिटर साहब की अंडरस्टैंडिंग है जी अभी हमें मज़ीद बता दें कि कैम में किस तरह का मैटर होगा। मुझे तो मैटर समझ नहीं आ रहा। ये तो ठीक है, आपने सिग्निफिकेंट वाली जो बात बोली है ये बड़ी अच्छी बात बोली है, लेकिन मुझे सिग्निफिकेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा। ये ज़रा काइंडली एक्सप्लेन कर दें। तो काजी अच्छा हम आपको बता देते हैं सिग्निफिकेंट क्या होता है। ये जो सिग्निफिकेंट है ना वर्ड सिग्निफिकेंट, इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि कौन सा वो मैटर कितना सिग्निफिकेंट है, डिपेंड करेगा कि जब आपने अपनी प्लानिंग में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस किया होगा तो आपकी वो उस मैटर में आपने हायर रिस्क असेस किया था, हायर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। ये अगर आप अपनी बुक पे आए तो ये उसने 3-4 फैक्टर्स लिखे हैं, 3 मेजर लिखे हैं। ये कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है या कोई ऐसा इवेंट अकर हो गया है जो आपको लगता है कि ये बड़ा मेजर इवेंट है, ठीक है, तो आप कहते हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, ढेरों फैक्टर्स हैं, कुछ ये मेजर जो है वो 3 फैक्टर्स हैं और आगे उसने कुछ पेज पे उसने मजीद उस फैक्टर की सिग्निफिकेंस देखने के लिए आपको डिटेल में डिटर्मिनेंट्स बता दिए कि वो मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, वो मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कितनी कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने इसे बार बार आउटसाइड द फर्म भी अपने लोगों से डिस्कस करके तो कंसल्टेशन ली जो हायर टीम है। इसका मतलब ये मैटर सिग्निफिकेंट है, ये इसी चीज़ को तो जाहिर कर रहा है। तो बुक के अंदर अगर आप आए तो आप ये फैक्टर्स वहाँ से बस एज इट इज़ याद कर लीजिए। इससे आपको मेरे जो हैं कि जी 701 में से वो कोई ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग नहीं करता। वो आपसे 701 में आपसे जो मेजर चीज़ें पूछता है 701 अगर किसी ने खोला होगा तो मुझे ज़रा पेज नंबर बता दें। 266 266 266
ठीक है जी, ये है जी डिटर्मिनिंग की ऑडिट मैटर्स। ये उसने 3 एरियाज बताए। कहा एरिया ऑफ अ हायर असेस्ड रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट है। दूसरा उसने कहा जी एक ऐसा मैटर है जिसमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल वो बहुत ही कोई बड़ा एस्टिमेट है उसमें इन्वॉल्व है, और हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उस जजमेंट के अंदर। ऑडिटर साहब जब उसको चीज़ को देखते हैं वो कहते हैं कि ये ओपिनियन तो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए जजमेंट जो लगी हुई है वो तो अनसर्टन है, कि सिग्निफिकेंट भी है, पूरे हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट आ रहा हो, या फिर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट अकर हो गया है ड्यूरिंग द पीरियड। तो आगे उसने कुछ छोटी मोटी एग्जांपल में आपको डिटेल में थोड़ा बताया, और उसके बाद फिर उसने कहा जी कि नीचे ही उसने कहा रिलेटेड पार्टीज के साथ, फॉर एग्जांपल एक जो मैटर होता है उसमें आप हमेशा रिलेटेड पार्टी में हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करते हैं। तो हो सकता है कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन ऐसी हो गई हो जो आपकी नज़र में सिग्निफिकेंट हो, तो वो भी कैम बन सकता है। तो आपको ये तरीकाकार बताएं कि किस तरह आप निकालेंगे जी ये कैम है। अदर कंसिडरेशन में जो है वो मैटर कितना इंपॉर्टेंट है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। कोई अगर आप कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस मैटर से रिलेटेड कंट्रोल में उनके जो मैनेजमेंट की इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखते हैं कि बाकी हर चीज़ पे तो बड़े अच्छे कंट्रोल लगे हैं, लेकिन इस मैटर पे कोई ऐसा कोई खास कंट्रोल हमें नज़र नहीं आ रहे। तो आप कहते हैं कि ये मैटर भी हमारे लिए बड़ा ही सिग्निफिकेंट हो गया कि इस मैटर पे क्यों कंट्रोल्स नहीं लगे हुए, तो क्या कोई फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप डिटर्मिन करेंगे जी ये कैम है। फिर उसने कहा जी अब आपने आपको हम रिपोर्ट में तरीकाकार बता देते हैं कि आपने रिपोर्ट में से बताना कैसे है कि जी ये कैम है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि जी कैम होते क्या हैं, क्योंकि जिस तरह आप ऑडिटर हैं, पहली बार कैम जब आपको बताया आप समझने से कासिर हैं, तो शेयर होल्डर को तो बिल्कुल पता नहीं होगा, उनके पास तो नॉलेज इस तरह का नहीं होता, उन्हें क्या पता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है, कैम क्या है, ये मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन क्या है। उन्हें समझाएं कि कैम होता क्या है, वो तो ये समझेंगे कोई एडिशनल चीज़ आ गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी। उनके तो दिमाग में एक ही चीज़ आएगी और ये सोचेंगे कि हमारा कहीं पैसा डूब तो नहीं गया। तो आप उन्हें बताएंगे जी नहीं जी, की ऑडिट मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ये बताने के बाद आप नीचे कहते हैं कि जी ये मैटर हमने एड्रेस किए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, पूरे ऑडिट में हमने ये आइडेंटिफाई किया ये ऐसा मैटर है जो की ऑडिट मैटर है। तो ऑडिटर की ओपिनियन में, और साथ वो ऐसे भी लिखता है कि ऐसा इस मैटर को डालने से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि ऑडिटर इस मैटर पे कोई सेपरेट ओपिनियन दे रहा है। नहीं जी, ओपिनियन हमारी सब पूरी फाइनेंशियल में एक है, लेकिन ये मैटर ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है। हम चाहते हैं कि आपकी नज़र में ये स्पेसिफिकली गुजरे। तो जिस तरह एम्फोसिस मैटर होते हैं, तो ये भी हमने कहा कि जी की ऑडिट मैटर है। तो एक ऐसा मैटर जो हमें नज़र आया कि पूरे ऑडिट में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूजर्स को पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हो। ठीक है, तो इसको मैं रिलेट करूंगी 706 के अंदर भी, कि आप कुछ कुछ कॉमन चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि 706 और 701 के अंदर कॉमन चीज़ें आ रही हैं कि ये भी मैटर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ऐसा क्या चीज़ हो गई फिर एम्फोसिस में और कैम में फ़र्क है, वो चीज़ें हम 706 जब देख रहे होंगे तो वहाँ पे देखते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी आप ऑडिट किया और पूरे अब हर साल आप कैम लगा रहे हैं, हर साल कैम लिख रहे हैं, लेकिन इस साल कोई कैम ही ना हो, वो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर कहा कि आप ऑडिटर फिर कैम की हेडिंग ज़रूर देगा और लिखेगा कि देयर आर नो मैटर्स टू कम्युनिकेट, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। तो बस ऐसे कुछ के ये जो इसने इलस्ट्रेशन में आपको बताया है बाकायदा, तो आप ये साथ लिख देंगे कि कोई की ऑडिट मैटर्स नहीं है हमारी रिपोर्ट में जिससे हम आपको ये बताएं। ओके, ये जो 6.4 है इसमें आपको वो बताता है कि आपने की ऑडिट मैटर में जो जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसने कहा कि अगर तो की ऑडिट मैटर ये ऐसा मैटर है जिसका डिस्क्लोजर कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आपने कहीं फाइनेंशियल में कहीं डिस्क्लोजर है, कहीं अकाउंटेड फॉर है, तो आप उस डिस्क्लोजर के साथ उसका रेफरेंस दे दें कि ये मैं फलां डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्लोजर नंबर 37 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी के साथ कोई जो ट्रांजेक्शन है या आपने उस पर डिस्क्लोजर किया होगा, आप कहेंगे मैं उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मैं की ऑडिट मैटर से मैंने लिया है।
दूसरा आप बताएंगे कि इस मैटर को आपने की ऑडिट मैटर लिया क्यों है। ठीक है, ऊपर आप बता रहे हैं, ये 2 लाइनें ऊपर आप लिखेंगे। तो इसके ना 701 के एंड पे एक रिपोर्ट दी होगी शायद, अगर दी हुई है तो उसमें मे भी उसने 701 में आपको थोड़ा सा बताया हो कि 701 आप ड्राफ्ट कैसे करते हैं। अदरवाइज आप ये जो 2 चीज़ें लिखी हैं इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस जिस रिपोर्ट में कैम है वो आप स्पेसिफिकली वहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट इसने एडिशनल ऐड करके उसके बाद कैम को ड्राफ्ट किया होगा, बताया होगा कि जी कैम क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आप बताएंगे कि आपने कैम को ऑडिट में आइडेंटिफाई कैसे किया। पहले आपने बताया कि अगर कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस दे दिया, फिर आपने कहा जी ये मैटर सिग्निफिकेंट क्यों है वो बताया, फिर आपने कहा कि अब आपने बताना है कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने कैसे आइडेंटिफाई कीजिए ये कैम है, इंपॉर्टेंट तो है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप फिर बताएंगे ओवरव्यू कि मैंने ये प्रोसीजर लगाए थे। मैंने फॉर एग्जांपल एक रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन को आपने कैम बनाया है, तो आप कहेंगे कि मैंने रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, तो प्रोसीजर लगाने के बाद मैंने वो दूसरे प्रोसीजर लगाए जो इंश्योर करते हैं टू कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन। तो वहाँ पे भी मैंने मिनट्स पढ़े, तो मैंने बैंक से कॉन्फर्मेशन ली या मैंने लीगल काउंसिल से रबते किए, तो वहाँ से मुझे एक पार्टी आइडेंटिफाई हुई। तो ये ऐसी पार्टी थी जो छुपाई तो गई थी, लेकिन बाद में मैंने चीज़ें चेक कर ली कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे मुझे डाउट तो हुआ था, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो गई। ये सारी चीज़ें आपने लिख के ओवरव्यू आपने लिख दिया। एंड पे आपने कहा जी इसकी ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा थी, इस पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप था वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और बड़ी मुश्किल से हमने ये पार्टी जो है वो आइडेंटिफाई की। तो ये सारा आप बता के फिर आप लिखेंगे ऑडिटर के प्रोसीजर का आउटकम क्या निकला। ठीक है, इन द एंड क्या ये था कि कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, क्या आउटकम आपने आखिरकार निकाला। तो आपने कहा जी आउटकम मैंने ये निकाला कि ये रिजॉल्व मैटर हो गया, हमने मैनेजमेंट से डिस्कशन की, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स और अप्लाई किए और पता चला जी ये कैम बनने के काबिल तो है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ और किसी तरह के कोई मसले मसाइल नहीं हुए। फिर की ऑब्जर्वेशन आप देखें जी कि ये इस मैटर के साथ साथ कोई और की ऑब्जर्वेशन आपने आइडेंटिफाई की है। फॉर एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल इससे रिलेटेड हैं तो वो ठीक बने हुए हैं, तो वो कोई की ऑब्जर्वेशन है आप आइडेंटिफाई अगर करना चाहते हैं तो साथ वो भी लिख दें। और इसके बाद आप बताएंगे जी कि ये सारी चीज़ें आप बताने के बाद आपने रेफरेंस भी दे दिया। अब उसने एंड पे कहा जी कि ये ऐसा मैटर होना चाहिए जो कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, आपने जो कम्युनिकेट किया होगा उन्हीं में से कोई मैटर होगा, ये कोई एक्स्ट्रा या सेपरेट मैटर नहीं है, खुद ही से आपने कैम में डाल दिया और एंड पे आगे एकदम से दो चार्ज विद गवर्नेंस भी देख के हैरान हो गए सर ये मैटर आपने डिस्कस ही नहीं किया। ये नहीं जी हमने कैम निकाला था। तो वही कैम आपने डालना है तो मैनेजमेंट से इन एनी केस दो चार्जेस गवर्नेंस से डिस्कस कीजिए ताकि उन्हें भी पता हो कि ये कैम होता क्या है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल में भी आप रिपोर्ट देने जा रहे हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा कंसर्न होंगे कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो इंक्लूड नहीं कर दी जिससे शेयर होल्डर को लगे कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी हुई। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जो है जी कंपनीज एक्ट का पोर्शन है, ये आती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। अब आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो आपसे कहा जाता है कि जी आपने रिपोर्ट 700 के मुताबिक तो बनानी ही बनानी है, लेकिन ये कंपनी लॉ को भी साथ कंप्लाई करना। अब कोई मुझे बताएगा कि ये कंपनी लॉ ऑडिटर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। मैं अगर ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन खोलूं, ठीक है, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे एक्सप्लेन करेगा ये वाली। हाँ जी बताइए। कंपनीज एक्ट की जो रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो आपको कहता है कि रिपोर्ट के अंदर मुझे इस चीज़ पे भी अश्योरेंस चाहिए, इस चीज़ पे भी हम चाहते हैं कि ऑडिटर इसको देखे और रिपोर्ट करे। 700 के अंदर अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी कोई नई नहीं थी, लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट पे आते हैं तो वो आपको एडिशनल चीज़ें बताता है जो कि वो कहते हैं कि जी मुझे इस चीज़ पे भी रिपोर्ट करें कि क्या प्रॉपर आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, एक्सप्लेनेशन ले ली टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, क्या उनकी ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कंपनी ने मेंटेन किए हैं कि नहीं। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ओपिनियन नहीं दे रहे, हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जबकि यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा जी कि आपने फर्दर आगे बताना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये प्रॉपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और रिटर्न है उसके साथ भी एग्री कर रही हैं, इन लाइन है। तो हमने तो ये चीज़ इंश्योर नहीं करनी होती क्योंकि हमने
हम इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग भी उतनी कर रहे होते हैं जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है। तो ये तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ कह रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कहाँ पे एक्सप्लेन करेगा? अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, क्योंकि ये रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। मदर ठीक है, रिपोर्टिंग में स्टेटमेंट से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। आपने ये कंपनी लॉ के अंदर भी देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो एनुअल अकाउंट्स की बात करता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेपरेट बात करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उसके साथ पीछे जर्नल लेजर सपोर्टिंग जितने भी आपकी किताबें हैं, सेल लेजर और लेजर जर्नल, ये सारे प्रिपेयर किए हुए हैं। तो कंपनीज एक्ट आपसे कहता है कि जी आप ऑडिटर ने उस पर तो ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कर दिया, मुझे इस पे भी रिपोर्टिंग चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए एक लिस्ट है पूरी जिसको आपने याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद उसने कहा जी कि क्या इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंडिचर इनकर गारंटी जो एक्सटेंड की ड्यूरिंग द वो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज पर जो बिजनेस था उसी के लिए थी, या डायरेक्टर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए उन इन्वेस्टमेंट को किया हुआ। अब देखिए ये चीजें सेपरेट से आप इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तो एक तरह का ये काम है कि आपने सेपरेट से इन चीजों को डिटेल में देखना है। अगर आपके जितने आपके ऑडिट में रिक्वायर्ड थी फाइनेंशियल में पे ओपिनियन देने के लिए, उस वक्त तो आपने सारे स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कर ली, टेस्टिंग कर ली जिस हद तक आप कर सकते थे। अब इनके ऊपर वो कह रहा है मुझे सेपरेट रिपोर्टिंग चाहिए, इनके ऊपर भी ओपिनियन चाहिए। तो ये फिर ऑडिटर साहब क्या करेंगे कि अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वहां पर डालेंगे, फिर बस सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि ज़कात डिटेक्टिबल एट सोर्स, वो अंडर ज़कात है, उशर ऑडिडेंस है। ये सारी चीज़ें हमने 700 की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं देखी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें कंपनीज एक्ट की ऐड करने से ये रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट हो जाएगी। नो, दिस इज नॉट अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन ऑलरेडी अनमोडिफाइड रिपोर्ट के वो 14 निकात जो हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए किया गया कि एडिशनल रिक्वायरमेंट पे रिपोर्टिंग करनी है तो वो भी आपने करना है। अच्छा, अगर आप ये सारे को देखें, ऊपर से उसने ये सब कुछ देखें ठीक रखा, ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन कुछ चेंज नहीं करना है, एम्फोसिस कुछ चेंज नहीं करना, कैम सब कुछ उसने कहा वैसे ही डालें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट जो है ये भी डालें। ये जो माया जी रिपोर्ट और अदर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे उसने सारी की सारी चीज़ों को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट्स बना दिए। अदर मैटर आपके वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एंड पे ये मैंने आपको रिपोर्ट बकायदा घर से पढ़ने के लिए दी हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि एक जगह पे उसने, ये है जी आपके जो मेन रेलिवेंट है, उसने आपको बताया कि जी ये जो रिपोर्ट है जो बीच में है ये इलस्ट्रेशन है एज पर ISA। ठीक है, आपने प्रिपेयर किया है। और जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है रिपोर्ट अंडर ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। अच्छा, इसको ना पहले कंपनीज एक्ट के मुताबिक, पहले चूंकि ऑर्डिनेंस होता था कंपनीज एक्ट नहीं होता था, तो वो बोलते थे जी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब चूंकि आपका एक्ट रिवाइज हो गया, कंपनी लॉ आप जब आप पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब उसने कहा थी कि ये रेगुलेशन जो है फिर ये बाद में आई कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो पहले इसको कंपनीज ऑर्डिनेंस में 35A बोलते थे, 35A का फॉर्म, उसमें उसने ये रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको बताया हुआ था। अब ये उसको नाम दे दिया, अब चूंकि रेफरेंस चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट आ गया, इसके अंदर उसने कहा जो ऑडिटर रेगुलेशन ऑब्लिगेशन के नेम से कुछ रेगुलेशन दी हुई है, उसमें उसने आपको एक्सप्लेन किया है कि जी और जो कंपनी लॉ के मुताबिक है वो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा जी, अब सारे उसने एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले उसने कहा जो ऑडिटर रिपोर्ट टू मेंबर्स, हम क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो कमेंट में उसने लिखा कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी रिपोर्ट अंडर 70 इज आल्सो एड्रेस्ड टू शेयर होल्डर जस्ट लाइक ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन के अंदर। होवर इन केस ऑफ अदर एंटिटी आप टर्म अप्रोप्रिएट एड्रेस जो भी यूज करेंगे। उसने कहा जी जरूरी नहीं है आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर लिखें, कंपनीज एक्ट आपको कहता है। ठीक है, तो आप ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स लिखेंगे, एड्रेस ही मेंशन करना जरूरी है। अब आप एक एक मैटर पढ़ते जाइए। देखिए, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ये लिखते हैं।
कमेंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली चेंज कहाँ पे। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या चेंज आता है, ओपिनियन में यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये सारी चीज़ें लिखते हैं, यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो सारी चीज़ें लिखते बाद में लिखते हैं जी ये प्रिपेयर है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये कमेंट में आप बाकायदा देखेंगे कि आपने क्या चीज़ें करनी है। अब आपने जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान है वो मेंशन कर दिया, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। वर्डिंग जो है वो आपने स्लाइटली चेंज कर दी थोड़ी सी, जिसमें आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं बल्कि रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन ये लिख दिया एज कम्पेयर टू रिपोर्ट अंडर 700। ठीक है जी, तो ये आपने सारा देखना है। बेसिस फॉर ओपिनियन में कोई वो सच नहीं है, चेंज नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। मटेरियल अनसर्टेनिटी कोई चेंज नहीं, एम्फोसिस कुछ नहीं, क्योंकि इन चीज़ों पे कंपनीज एक्ट आपको कोई कुछ नहीं बताता। ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो आपको आईएसएस बताते हैं कैम क्या होता है, इस पे कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे। हाँ, जब आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इस रिपोर्ट में लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा जी मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख के, यहाँ पे अगेन सिर्फ आपने एक रेफरेंस ऐड किया हुआ है, रेफरेंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इज मेंशनिंग द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन। जहाँ पे भी हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं वहाँ उसने ये का वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, आगे भी देखिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, सारे के सारा चीजें सेम, सिर्फ रेफरेंस चेंज किया हुआ है। अब आगे देखिए कोई ऐसे कोई चीजें चेंज नहीं हुई हुई। अब आ जाए जब हम आ जाते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपको 700 जो है वो सिर्फ इतना बताता है कि कोई और अगर ऐसा चीज़ आ गई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी रिपोर्टिंग कर रही है तो हम आपको बता देते हैं। जबकि रिपोर्ट जब आप कंपनी जाके पढ़ते हैं तो उसमें वो आपको प्रॉपरली बताता है कि आपने इन पे रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, ये कम से कम 4 जो ऐसे मैटर हैं ये याद कर लीजिए। ये तो आपने लाजमी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन थे, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट की फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज बिजनेस की, ज़कात डिडक्टेबल अंडर, तो ये कमेंट्स में उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई जो बाकायदा कंपनीज एक्ट ने आपको बताई हैं। आगे देखिए बाकी सारी की सारी तकरीबन चीज़ें सेम है। तो ये जो है ना ये वाली जो आपकी रिपोर्ट है स्पेशली जिसमें आपको बता रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, ये अगर आप याद कर लेते हैं दोनों में तो आपका काफ़ी हद तक जो है वो पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, हमने 701 देख लिया, अब आ जाते हैं 705 हमने देख लिया, अब आ जाते हैं 706 पे। पेज बता दीजिए, मैं एकदम से वहीं पे चली जाऊँ। से क्वेश्चन है, अच्छा माजिद क्वेश्चन आप एंड पे तो कर लीजिएगा प्लीज, मैं 706 जरा कंप्लीट करवा लूँ, ये फिर से मंडे पे ना चला जाए, तो हमने नेक्स्ट शुरू करना है। अच्छा जब हम 706 पे आते हैं तो 706 का नाम है जी एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं कि मैं एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ का जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदर मैटर पैराग्राफ क्या है, दोनों को मैं जरा साथ साथ चलती हूँ तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। हाँ, ये दो ऐसे पैराग्राफ हैं जो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं जिससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। वो तो मॉडिफाई हो जाती है लेकिन ऐसे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता कि यूजर्स डर जाएं कि जी हमारे कहीं पैसा डूब तो नहीं गया। पैसा डूबा है तो वो 705 के अंदर है, वो उस बात से डरना चाहिए जिसपे ऑडिटर ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस मैटर के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही, लेकिन उस मैटर पर किस एग्रीमेंट है वहां पे डरना चाहिए। कहा कैम के बारे में भी डरने की जरूरत नहीं है, 706 जब आता है तब भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कहा एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ, एम्फोसिस नाम से नजर आ रहा है कि कोई ऐसा मैटर आ गया है जिस पे ऑडिटर साहब अपना एम्फोसिस डालना चाह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स तक ये बात पहुंचे, शेयर होल्डर्स खास तौर पे ये नोट या ये डिस्क्लोजर खास तौर पे जाके पहले पढ़ लें। उसने कहा कि जो 706 है ना एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ, मैं आपको कहता हूँ बताता हूँ जी, जो ये वाला मैटर होता है ये ऑलवेज ऑलवेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये मैटर ये पैराग्राफ आप इसलिए डालते हैं किसी मैटर पे आप यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं आप कह रहे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए उस मैटर पे को सबसे पहले पढ़ लेना, देखना ज़रूरी है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी नज़र में, ऑडिटर की जजमेंट में, ये एम्फसिस मैटर पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जब उसने कहा ये रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो फिर उसने कहा कि मैं आपको मिसालें देता हूँ, और इसका हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर मौजूद होगा। ये मैटर हमेशा हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, तभी आप एम्फसिस मैटर पैराग्राफ देंगे, अदरवाइज एम्फसिस मैटर पैराग्राफ नहीं होता। अब मेरा सवाल है, क्या ये एक रिजॉल्व मैटर होगा? यस मैम। ये रिजॉल्व मैटर, क्योंकि अगर ये रिजॉल्व ना होता तो डिस्क्लोजर कहाँ से आ रहा होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ठीक है, ये रिजॉल्व है तभी तो इसका डिस्क्लोजर आ रहा है, एज पर जैसे हमने उनसे कहा, मैनेजमेंट ने वैसे डिस्क्लोजर दिया। अब उसने डिस्क्लोजर दिया, हम जस्ट उस पर एम्फोसिस कर रहे हैं कि यूजर जाके सबसे पहले वो पैराग्राफ या वो डिस्क्लोजर देख ले। ठीक है, अच्छा, अब जब अदर मैटर की बात करते हैं, तो उसने कहा कि अदर मैटर पैराग्राफ भी ऑडिटर की जजमेंट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा मैटर होता है जो अदर देन दोज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये अदर मैटर पैराग्राफ का ताल्लुक ना तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ होगा, ना ही किसी तरह से प्रेजेंटेड हुआ होगा, नहीं कोई और मैटर होगा। कहाँ फिर ये और मैटर क्या है? क्या ये भी ऑडिटर की जजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट मैटर है, लेकिन ये मैटर रिलेटिंग टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट है, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप ऑडिट से मुतालिक उन्हें कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुतालिक कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ में तो हमें कोई एज सच मसले मसाइल नहीं है। मसला आता है कि जी एम्फसिस मैटर पैराग्राफ और कैम में कैसे फर्क करें। ठीक है, अब एम्फसिस जो है उसका भी डिस्क्लोजर जा रहा है, कैम है उसका भी डिस्क्लोजर जा रहा है, फाइनेंशियल में हम उसका रेफरेंस भी दे रहे हैं। कैसे पता चले कि ये कैम है या एम्फसिस मैटर पैराग्राफ है? तो इसका हमने आंसर रखा था कि जी ये जो है ना, और इसका जो पर्पज है वो देखिए, इसका पर्पज है जी यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमेशा आप सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर हो सके, यानी कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज या प्रेजेंटेड नहीं हुआ, वो एम्फसिस मैटर नहीं हो सकता। हाँ, वो कैम हो सकता है वो एरिया ऑफ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में हो, लेकिन उसका कोई डिस्क्लोजर ऐसा ना जा रहा हो, वो कैम हो सकता है। और कैम में उसने लिखा कि अगर कोई डिस्क्लोजर है इफ एनी, जरूरी नहीं है कि उसका डिस्क्लोजर जाएगा। तो कैम इज अ ब्रॉडर टर्म, जबकि एम्फसिस में ये मैटर रिलेटेड टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, और ये दो उसमें से होगा जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कहा कि हमें जरा बता दें कि कोई मिसालें दे दी कि जिसपे हम लिखें एम्फसिस मैटर पैराग्राफ। एक तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर आपको याद हो 560 जब हम पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि जब अब थर्ड फेज में आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक तक पहुंच गई हुई हैं, अब आपको मैटर निकाल रहे हैं ऐसा जो कि एडजस्टिंग है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए या फिर उसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए, तो आप फिर क्या करते हैं, एक नई जब रिपोर्ट देते हैं तो उस नई रिपोर्ट के अंदर ये एम्फसिस या अदर मैटर पैराग्राफ डाल देते हैं, क्योंकि वो दोनों पर्पस को कवर कर रहा है, एम्फसिस को भी और अदर जो मैटर है उसको भी। तो आप कहते हैं एम्फसिस मैटर आप डाल देते हैं कि वो जो फलां डिस्क्लोजर आप फाइनेंशियल में देखिएगा हमने दिया हुआ है, ये वाला जो इवेंट है ये हमारी नज़र में इतना सिग्निफिकेंट था, मटेरियल भी था, इसलिए हम और इसको बाकायदा हमारी इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए था, डिस्क्लोज होना चाहिए था, तो हमने इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा इशू करवाई हैं। ठीक है, और ये इवेंट हमने बाद में आइडेंटिफाई किया था। तो ये एक तो आपको ISA 560 में एग्जाम्पल याद आ गया। फिर उसने कहा जी कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी, एक्सेप्शनल लिटिगेशन
कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा केस चल रहा है जिसपे हो सकता है कि इतना ज़्यादा हैवी किस्म का फ़ाइन हो, उसका कंपनी ने डिस्क्लोजर ज़रूर दिया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप सिंपल उसका जो है वो रेफरेंस देके कहेंगे जी ये फ़लाँ डिस्क्लोजर सबसे पहले पढ़ लें। आपको आइडिया हो जाए कि कंपनी के खिलाफ जो एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। हमारी नज़र में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, सिग्निफिकेंट, तो हमने आपकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उसके ऊपर आपको रेफरेंस भी दे दिया। फिर इसके अलावा कहा कि जी एक कोई जब न्यू स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे IFRS 16 आया था, दैट इज़ रिलेटेड टू लीजेस, और IFRS 15 आया जिसने रिप्लेस कर दिया IAS 18 को, IFRIC होता है IFRIC 13, और इसको उसने जी IFRS 13 रिलेटेड टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और वारंटी और सारी चीज़ों को उसने रिप्लेस करके एक स्टैंडर्ड डाल दिया IFRS 15। ठीक है जी। अब उसने एक उसकी जब भी नया स्टैंडर्ड आता है उसकी डेट लिखी होती है जी किस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर आप एंटिटी क्या करती है, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल है और एंटिटी 2017 पे बैठी हुई है, तो अगर वो 2017 से ही इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन साथ फिर उसे डिस्क्लोजर देंगे कि हमने अर्ली जो है वो इसकी अडॉप्शन अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अर्ली अडॉप्ट कर लिया, हालांकि ये एप्लीकेबल और मैंडेटरी कब है 1 जनवरी 2019 से। तो जब आप अर्ली अडॉप्शन कर रहे हैं किसी न्यू स्टैंडर्ड की, तो ये हमारी नज़र में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इसका ऑब्वियसली आपने डिस्क्लोजर दिया होगा, हम भी उस पर यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह कोई मेजर डिजास्टर हो जाता है जिसका एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन पे बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ जाता है, अच्छा उससे आप 570 में भी चले जाते हैं, ठीक है, और आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा मैटर है जिसपे एंटिटी की कोई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे ऐसा बुरा इफेक्ट आ रहा है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप 570 के तहत भी उसको कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न के तहत भी। ठीक है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप एम्फोसिस मैटर एक अलग उसके नेम से वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब उसने कहा जी अदर मैटर पैराग्राफ, तो अदर मैटर पैराग्राफ में उसने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो विड्रॉ क्यों नहीं कर सकता, ये आप बताएंगे क्योंकि आप यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं रिगार्डिंग ऑडिट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल एंटिटी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रही है वो अंडर यूएस गैप भी प्रिपेयर कर रही है और अंडर IFRS भी प्रिपेयर कर रही है। ऐसा पॉसिबल है कि जब आप उसकी इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाएं तो एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे के आ जाए, तो ये आप लिखें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक नहीं बनी हुई सही। अगर आप यूएस गैप के मुताबिक उसको ऑडिट करें तो फॉर एग्जांपल आपको सारी पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, क्योंकि हम तो ये चेक कर रहे हैं ना कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो आप फिर उन्हें बताएंगे कि देखें आप ये वाली तो इनकी फाइनेंशियल में पढ़ रहे हैं, हमने एक और इनके सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दी हुई है, आप मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी देख सकते हैं। तो कहीं यूजर्स को पता चले कि जी अच्छा इस ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पे इन्हीं ऑडिटर्स ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दी है, हमारी वाली एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पे क्वालिफाइड है, ये मसले मसाइल क्या है ये हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो ये आप चीज़ क्लियर करेंगे एक अदर मैटर पैराग्राफ लेके कि हम दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गैप के मुताबिक बनी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनी है, तो दोनों के हिसाब से इसलिए हमारी ओपिनियन जो है वो चेंज हो गई। इसके अलावा उसने कहा जी कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली किसी स्पेशल यूजर के लिए बनाई गई हैं, आपके पास क्लाइंट आता है और कहते हैं कि हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दें, और ये ऑडिट स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए है कि उसने उसके ऊपर हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट तो ना हो स्टैट्यूटरी, लेकिन उसने कहा कि हम इसको ऑडिट कराना चाहते हैं क्योंकि हमने बैंक से लोन लेना है और वो बैंक हमें लोन प्रोवाइड नहीं करा जब तक वो कह रहे हैं कि जो ऑडिट नहीं करवा के आएंगे, तो हम स्पेशल इस बैंक के लिए अपना ऑडिट करवाना चाहते हैं। तो अब आपका जो यूज़र है वो जनरल यूज़र नहीं बल्कि सिर्फ बैंक है, आप उसके हिसाब से उसे ऑडिट करके देंगे। बैंक की नज़र में कौन कौन से, क्योंकि हमने देखना होता है मटेरियलिटी फिर अपने यूज़र के हिसाब से सेट करनी होती है ना, ISA दैट इज 320, तो वो कहते हैं कि मटेरियलिटी फिर आपको जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर दे, तो मटेरियलिटी फिर चेंज हो जाती है अगर यूजर चेंज हो जाए। तो बैंक का आपका एक स्पेशल यूजर आ गया, उसके हिसाब से जब आप ऑडिट करके देंगे तो फिर आप हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो आपका उठा के किसी और पर्पज के लिए भी उस रिपोर्ट को यूज कर ले। तो इससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट के अंदर बाकायदा अदर मैटर लिखते हैं और कहते हैं कि ये ऑडिट जो हमने किया ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के पर्पज के लिए किया, इस
ऑडिट रिपोर्ट का जो यूजर है वो कौन है? बैंक है। ये तमाम शेयर होल्डर्स जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। उसका जब ऑडिट करेंगे तो हम फिर हमारी मटीरियलिटी, हमारे फैक्टर्स, हमारे प्रोसीजर्स सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो उसके हिसाब से कोई डिफरेंट चीज़ें होंगी। फिर प्लेसमेंट की बात करता है कि जी एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ जो है वो कैम से और कैम के बाद भी आ सकता है। अदर मैटर पैराग्राफ कैम के बाद ही आएगा। एम्फोसिस डिपेंड करता है कि आप देखें एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इन दोनों में से जो सिग्निफिकेंट है वो पहले आ जाएगा, यानी कि बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद। ठीक है, तो प्लेसमेंट में वो ये बताता है, और स्पेसिफिकली जब एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ लिखता है तो वो कहता है कि ओवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर। ये भी लिखने का मकसद ये है कि कहीं शेयर होल्डर ये ना समझें कि ओपिनियन जो है वो मॉडिफाइड। पैराग्राफ डालने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारी ओपिनियन क्या है, मॉडिफाई हो गई है। ठीक है जी, इसको अब आप डिटेल में बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। रिपोर्ट की फॉर्मेट उसने एंड पे दिए हुए हैं, आप उसको देख लें। स्टैंडर्ड में बेसिकली यही